गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में आपसे चर्चा की। वर्गीकरण क्या है? जीवों को समानता और असमानता के आधार पर छोटे और बड़े समूहों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। अनेक वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, परंतु सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किया। अरस्तु ने पादपों का वर्गीकरण आकारिकी के आधार पर किया और उन्होंने पादपों को 3 भागों में बांटा: शाकीय पादप, छोप या झाड़ीदार पादप और तीसरे होते हैं वृक्ष वाले पादप। अरस्तु ने जंतुओं का भी वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण किया है। नंबर 1 एनेमा, एनेइमा और दूसरे का नाम है इनेइमा। एनेइमा वे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं होता, और ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल होता है उन्हें क्या कहते हैं? इनेइमा कहते हैं। देखिए, जीवों के वर्गीकरण करने की कई अनेक पद्धतियां अनेक वैज्ञानिकों ने दी, जिनमें से दो पद्धतियां जो हैं वो सर्वाधिक रूप से प्रचलित है और सबसे अधिक वो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है स्वीकार की गई है। जिनमें पहली पद्धति का नाम था द्विजगत वर्गीकरण पद्धति और दूसरी है पंचजगत वर्गीकरण पद्धति। लास्ट क्लास में हमने आपको द्विजगत वर्गीकरण पद्धति पर आपसे चर्चा की। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 जगतों में बांटा। एक था पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। बात करते हैं पादप जगत के बारे में। पादप जगत के अंदर ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पादपों को क्या है शामिल किया गया। ठीक है, तो पादप जगत में समस्त पादपों को क्या किया गया है? शामिल किया गया। और जंतु जगत के अंदर केवल पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं उन सभी जंतुओं को क्या किया गया है? शामिल किया गया। ऑल लिविंग एनिमल्स which is found on the earth crust they are included in animal kingdom। ऐसे जंतु जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है, और जो जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं चाहे कोर्डेटा संघ के हों चाहे नॉन कोर्डेटा, चाहे स्तनधारी वर्ग का हो, चाहे आपके एम्फीबिया वर्ग का हो, चाहे पिसीज वर्ग का हो, चाहे रेप्टिलिया वर्ग का हो, ठीक है, चाहे वो पॉलीफेरा संघ का हो, चाहे सिलेंटेटा का हो, चाहे प्लेटीहेल्मिन्थेज का हो, चाहे एनलिडा का हो, चाहे आर्थ्रोपोडा का हो, चाहे मोलस्का का। इनके अंदर जंतु जगत में सभी जंतुओं को शामिल किया गया। इसके बाद हमने आपसे बात की थी पंचजगत वर्गीकरण। पंचजगत वर्गीकरण पद्धति जो दी गई है वो R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में दी और इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में बांटा। पहला जगत का नाम है मोनेरा, दूसरे का नाम है प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम है प्लांटी, चौथे का नाम है फंजाई या फंगी या जिसको हम कवक जगत के नाम से भी जानते हैं, और 5वां होता है एनिमेलियम। ठीक है, उसके पश्चात हमने आपको बताया कि R.H. विटेकर ने पंचजगत जो वर्गीकरण पद्धति दी थी वो किस आधार पर दी थी? तो उन्होंने पंचजगत वर्गीकरण जो पद्धति दी गई थी वो 4 आधारों पर दी। नंबर 1, ठीक है, जीव की कोशिका की जटिलता के आधार पर, सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव की कोशिका की जटिलता के आधार पर। दूसरा है पोषण के आधार पर। तीसरा है जीवन शैली के आधार पर, लाइफ स्टाइल के आधार पर।
और चौथा है जातिवृत्तीय एवं विकासीय संबंधों के आधार पर। जातिवृत्तीय एवं विकासीय संबंधों के आधार। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे बात करेंगे वो है जीवों का, ठीक है, पंच जगत वर्गीकरण का आधार। ठीक है, पंच जगत वर्गीकरण का क्या आधार? बात करते हैं पंच जगत वर्गीकरण के आधारीय लक्षण। देखिए, पंच जगत वर्गीकरण के आधारीय लक्षण निम्न हैं, जिनमें हम पहला लक्षण पे बात करने जा रहे हैं। लेसन नंबर फर्स्ट और चैप्टर का जो नाम है आप लोग जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंच जगत वर्गीकरण का आधार। ठीक है, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति का आधार, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के आधारीय लक्षण, पद्धति के आधारीय लक्षण। बेसल कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, पद्धति के आधारीय लक्षण। और पहला लक्षण जो मैंने आपसे बात की थी, जीव की कोशिका की जटिलता के आधार पर। ठीक है, तो जीव की कोशिका की जटिलता के आधार पर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो जीव होते हैं उनमें केंद्रक भित्ति के आधार पर, जीव जो होते हैं उनको केंद्रक भित्ति के आधार पर कोशिका जो होते हैं उनमें दो प्रकार की होती है। या हम यूं कह सकते हैं, केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली जो कोशिका होती है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिनको हमने कल भी बोला था कि इन कोशिकाओं को असीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका, या इन्हें ससीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ससीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। देखो किसके आधार पर बताया है? केंद्रक भित्ति की उपस्थिति के आधार पर। केंद्रक भित्ति की उपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रो का अर्थ प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस कैरियन, प्रो का अर्थ होता है एंसिनेंट और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। एंसिनेंट का अर्थ होता है पुरातन, प्राचीन, ठीक है, और न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्र। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। केंद्रक जो होता है वो भित्ति रहित होता है। केंद्रक कैसा होता है? भित्ति रहित होता है, अर्थात केंद्रक कैसा है? पुरातन। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक कैसा प्रकार का पाया जाता है? पुरातन प्रकार का पाया जाता है। Such type of cell which consisting the ancient nucleus that is known as prokaryotic cells। हम कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक जो होता है वो पुरातन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, या हम यूं कह सकते हैं उनमें केंद्रक जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, या हम यूं भी बोल सकते हैं कि उनमें केंद्रक जो होता है वो भित्ति रहित होता है। ठीक है, केंद्रक कैसा होता है? भित्ति रहित होता है। वो कौन सा कहलाता है? वो ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखिए किन किन में पाई जाती है?
देखिए ज्यादातर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नीले हरे शैवाल, ठीक है, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्ग के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्ग के नाम से जानते हैं, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी क्या है जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा होता है, ये सारे जो हैं, ठीक है, जीव, उनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। और इन सभी जीवों के अंदर जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इनमें जो केंद्रक जो होता है वो भित्ति रहित होता है, ठीक है। इस प्रकार की कोशिका रखने वाले जीवों को हम, उनकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिका है जिसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। देखो, यूकैरियोटिक भी दो प्रकार के, दो शब्दों से मिलकर के बना है, यू प्लस कैरियोन। यू प्लस कैरियोन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यू का अर्थ होता है मॉडर्न, मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक, कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक कैसा होता है? आधुनिक प्रकार का। आधुनिक का मतलब जिनमें केंद्रक जो होता है वो पूर्ण रूप से कैसा होता है? विकसित होता है। यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका होती है जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड इन सच टाइप ऑफ सेल दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कैसा होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। केंद्रक कैसा होता है? भित्ति युक्त होता है। और मैंने आपको पहले बोला, कोशिका की जटिलता के आधार पर, ठीक है, पंचजगत वर्गीकरण पद्धति दी गई है। और कोशिका की जटिलता यहाँ पर किस आधार पर है? केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है। अगर अंतर के रूप में हम पढ़ें थोड़ी देर के लिए, मोटे तौर पे बता रहा हूं मैं, पूरा नहीं यहाँ पे नहीं बता रहा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, मोस्टली वहां पे मीजोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काय पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काय का अभाव होता है। ये क्या है, हमने थोड़े से आपको अंतर बता दिए, ठीक है, कौन कौन सी कोशिकाओं के बारे में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो पंचजगत वर्गीकरण पद्धति का एक पहला आधारीय लक्षण है, और वो है जीव की कोशिका की जटिलता के आधार पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज द मेन बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये पंचजगत वर्गीकरण पद्धति का पहला करैक्टर। दूसरे करैक्टर पे बात करते हैं पोषण की विधियां, ठीक है। दूसरा करैक्टर है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, और वो है पोषण की विधियां। दूसरा करैक्टर है पोषण की विधियां, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण की विधियां, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। देखिए पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। देखिए पोषण की दृष्टि से जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, और खासतौर से हम पादपों और जंतुओं की अगर हम पोषण की विधियां पढ़ें तो हम सबसे पहले आपको पादपों में पोषण की विधि बता रहे हैं। देखिए पादप जो होते हैं उनको पोषण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पादप जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं, ठीक है। पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं।
और दूसरे पादप कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। देखिए, तो पादपों को पोषण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। देखिए स्वपोषी कैसे है, ये देखिए, ये एक पादप है और ये इनके अंदर ये पत्ती है, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित है। सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पौधे की पत्तियों पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है। जब पत्तियों पर आपतित होता है तो क्या होता है, ये प्रकाश जो होता है वो ये क्या कर लेते हैं, पत्तियां सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेती हैं। मृदा से ये जल को पौधा क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। वायुमंडल से पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और ये संपूर्ण क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के नाम से जानते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया पौधा कर लेता है तो वो अपना क्या करता है, भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। और जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है उसे क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी। तो पादप कैसे होता है, स्वपोषी होता है, ठीक है। परिभाषा क्या हुई कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरित से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पादप जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से, अधिकांशतः पादप जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्व का अर्थ होता है अपना, पोषी का अर्थ होता है भोजन। जो अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बनाता है, ठीक है। सच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मेक देयर फूड, ठीक है, themselves, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। तो जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। देखिए पादप जो होते हैं वो विषमपोषी भी होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और जो पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार का है जिस पर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रकार है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला मृतोपजीवी, मृतोपजीवी जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी। तो वो पादप क्या है, पोषण की दृष्टि से कैसे होता है, मृतोपजीवी। तो विषमपोषी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया मृतोपजीवी, जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए परजीवी होते हैं। परजीवी वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं में बना करके दूसरे जीवों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। जैसे आपने कसकुटा नाम सुना होगा, अमरवेल सुना होगा। अमरवेल क्या है, एक परजीवी पादप। कैसा पादप होता है, परजीवी पादप। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे पादपों से वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो पादप होते हैं उन्हें कहते हैं कीटभक्षी पादप। कुछ पादप ऐसे होते हैं वो अपना भोजन, ठीक है, कीटों के माध्यम से या कीटों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कीटों का भक्षण करके अपना पोषण क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन, अपना पोषण कीटों को भक्षण करके प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप, या उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से जानते हैं। कीटभक्षी पादपों में देखो ड्रासेरा होता है,
टासेगा का पादप जो होता है, यूट्रिकुलरिया का होता है, निपेटिन्स का होता है, घट पादप होते हैं, ठीक है, मोनोट्रापा पादप होते हैं। ये सारे पादप होते हैं वो कीटभक्षी की श्रेणी में होते हैं, क्योंकि ये भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते बल्कि कीटों से अपना क्या करते हैं, कीटों को ग्रहण करके अपना भोजन क्या है प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, कीटभक्षी पादप कहा जाता है। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी की अगर हम डायरेक्टली परिभाषा बोले, इनको बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। सहजीवी, सह का अर्थ होता है साथ में, जीवी का अर्थ होता है जीवित होना, ठीक है, जैसे पादप और कवक, ठीक है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कवकों के साथ जीवित रहते हैं, या लाइकेन नाम सुना होगा, लाइकेन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, सहजीवी, जिसमें ऐसे पादप जो किसी दूसरे पादप के साथ रह करके, ठीक है, उस पादप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल सा। चने की जो जड़ें होती हैं, चने का पौधा होता है, उनकी जड़ें होती है, जड़ों में गांठें आपने देखी है, उन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, क्योंकि उसको भोजन कहां से प्राप्त होता है, चने के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। तो पौधे से तो राइजोबियम जीवाणु को भोजन प्राप्त होता है, परंतु पौधे को जीवाणु से बदले में क्या प्राप्त होता है, तो पौधे को बदले में जीवाणु से क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन जो होती है उसको जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पादप उस वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को आसानी से क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं और पादप उनको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी पादप कहते हैं। तो आपने देखा कि पादपों को, ठीक है, पोषण की विधि पे मैंने बात की। तो जो पादप होते हैं वो पोषण की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरे कौन से होते हैं, विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी भी चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृतजीवी, मृतोपजीवी, दूसरा होता है परिजीवी, तीसरा होता है कीटभक्षी और चौथा होता है सहजीवी। तो ये पंच जगत वर्गीकरण की क्या है, वर्गीकरण का आधारीय लक्षण है। पंच जगत वर्गीकरण पद्धति का दूसरा आधारीय लक्षण, ठीक है। तो ये दूसरा पोषण की विधि यहाँ पर आपको समाप्त हुई। आप नेक्स्ट तीसरे बिंदु पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं तीसरे बिंदु पर। देखो भाई, थर्ड जो बिंदु है उसके बारे में बात करते हैं, और ये है जीवों की जीवन शैली पर अगर हम बात करें, ठीक है। तो उस जीवन शैली के अंदर अगर हम बात करें तो ये जीव जो होते हैं वो कुछ तो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीयता और अभी पोषण रह गया आपका। देखो, जंतुओं में पोषण के बारे में बात करता हूं, फिर उस तीसरे बिंदु पर आएंगे, जंतुओं में पोषण। देखिए, जंतु जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से किस प्रकार के होते हैं, तो जंतु जो होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि पोषण के लिए दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। जंतु पोषण की दृष्टि से दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। आपको बता दो, अधिकांशतः जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन को ठोस अवस्था में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं वे जीव जो अपना भोजन ठोस पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं या ठोस पदार्थों के रूप में भक्षण करते हैं। या हम यूं बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थों को ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करने के बाद उसे क्या करते हैं, निगलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जंतु संभोजी, या उन्हें क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहा जाता है, प्राणी संभोजी, ठीक है। तो जंतु जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं इनको, होलोजोइक। होलोजोइक या प्राणी संभोजी किसे कहते हैं, तो वे जीव या वे जंतु जो अपना भोजन, ठीक है, ठोस पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
या हम कह सकते हैं जंतु अगर भोजन को ठोस पदार्थों के रूप में भक्षण करे, ग्रहण करे, ठीक है, या उसे खा करके निगल करके वो अपने भोजन को ग्रहण करे, तो वो क्या कहलाता है? प्राणी समभोजी, या उसे होलोजोइक कहा जाता है। देखिए जंतु जो होते हैं उनको पोषण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। जंतुओं को पोषण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 होते हैं शाकाहारी, जिनको बोलते हैं हर्बीवोरस। दूसरे होते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस, और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। और चौथे प्रकार की अगर बात करें तो वो होते हैं परजीवी, प्रीडेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जंतु कौन से शाकाहारी। ऐसे जंतु जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से ग्रहण करते, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये सारे जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी। क्योंकि ये सभी जीव अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? हरे पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं, इसलिए सारे जंतु कैसे होते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी की बात करें तो ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए कौन से जंतुओं पर निर्भर रहते हैं? शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दें शेर है, ठीक है, या बाघ है, चीता है, ये सारे जंतु क्या करते हैं? गाय को, भैंस को, भेड़ को, बकरी को, इनको मार करके, हिरण को, ठीक है, अन्य जंगली जानवरों को मार करके क्या है? खा जाते हैं। तो ये सारे जंतु कौन से कहलाते हैं? मांसाहारी प्राणी के अंदर। अर्थात वे जंतु जो शाकाहारी प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और सर्वाहारी के बारे में बात करें तो ऐसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का ही क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में उनका भक्षण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी, या उन्हें ओमेनिवोरस कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया 3 प्रकार के वे जंतु जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से ग्रहण करते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और सर्वाहारी कौन होते हैं? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों से ही अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। बात करते हैं परिजीवी के बारे में। कुछ जीव जो होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे जीव होते हैं जो बड़े जीवों से क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वो उनके अंदर चूसकांग पाए जाते हैं, छोटे जीवों के अंदर। वो बड़े जीवों के शरीर पर चूसकांगों को गड़ा देते हैं और वहां से क्या है? भोजन को अवशोषित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परिजीवी कहलाते हैं। अर्थात जो छोटे जीव जो होते हैं वो बड़े जीवों से अगर भोजन ग्रहण करें, पोषण ग्रहण करें, जैसे मानव के अंदर क्या है? जूं होती है, ह्यूमन पेडिकुलस, और वो जूं सिर में है तो वो सिर से क्या है? रक्त का अवशोषण करती है, और जूं इस तरीके से अपना क्या करती है? पोषण ग्रहण करती है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है जंतुओं में पोषण की विधि। देखिए हम बात कर रहे हैं तीसरा, एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये है हमारा कोशिका के संगठन के आधार पर, ठीक है। कोशिका के संगठन के आधार पर भी पंचजगत वर्गीकरण पद्धति दी गई है। किसके आधार पर? कोशिका के संगठन के आधार पर। बेटा कोशिका के संगठन के आधार पर भी जीवों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। देखिए कोशिका के संगठन के आधार पर किस तरीके से दिया गया है उस पर मैं बात कर रहा हूं। देखिए तो सबसे पहला है कोशिका के संगठन के आधार पर जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीव जिनको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जिसको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे ऐसे जंतु होते हैं जो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और ये सारे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, इनके अंदर इनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। इन सभी का शरीर किससे बना होता है, केवल एक ही कोशिका से बना होता है। ठीक है, और वो एक कोशिका क्या काम करती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वही एक कोशिका इन जीवों के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को क्या करती है, पूरा करती है। कौन कौन सी जैविक क्रिया होती हैं, श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात उसी एक कोशिका के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, उसी एक कोशिका के द्वारा पोषण किया जाता है, उसी एक कोशिका के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, उसी एक कोशिका के द्वारा गमन किया जाता है, उसी एक कोशिका के द्वारा परिसंचरण किया जाता है। यानी कि सारा जो कार्य किया जाता है, सारी जो जैविक क्रियाएं पूर्ण होती हैं, वो केवल एक कोशिका के द्वारा होती है। और वे जीव जिनका शरीर में एक कोशिका पाई जाते हैं, एक ही कोशिका समस्त प्रकार की जैविक क्रियाओं को पूर्ण करती है, ऐसे जीवों को हम सरलतम जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को हम सरल जीव या सरलतम जीव कहते हैं, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से क्या है, मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, ठीक है, हम लोगों का जो शरीर है वो एक कोशिकीय नहीं होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना। और हमारे शरीर के अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, वो कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं, ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। इसलिए आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए या क्या पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया करने के लिए आपके अंदर श्वसन तंत्र पाया जाता है, पाचन की क्रिया करने के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन करने के लिए आपके शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, नई संतति का निर्माण करने के लिए आपके अंदर जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और वो कोशिकाएं क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को क्या करती है, पूर्ण करती है। अर्थात यहाँ पर भिन्न भिन्न तंत्र होते हैं, अंग होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को क्या करते हैं, संपादित करते हैं, पूरा करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। देखिए, बहुकोशिकीय जीवों को हम जटिल जीव कहते हैं। तो आप और हम सभी कैसे जीव हैं, जटिल जीवों की श्रेणी के अंदर। कौन से जीवों के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, जटिल जीवों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट बिंदु है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का आधारी लक्षणों में, और वो है विकास यानी कि जाति वृत्तीय एवं विकासीय संबंधों के आधार पर। ठीक है, जाति वृत्तीय एवं विकासीय संबंधों के आधार पर अगर हम बात करें तो आपको बता दें, किसी भी जाति का जो विकासात्मक इतिहास होता है, ठीक है, किसी भी जाति का जो विकासात्मक इतिहास होता है, आपको बता दें उसे क्या कहते हैं, कोई भी जाति है और उस जाति का जो विकासात्मक इतिहास होगा उसे क्या कहते हैं, जाति वृत्तीय कहते हैं। और आपको बता दूं, इस आधुनिक वर्गीकरण पद्धति के अंदर सर्वाधिक रूप से, ठीक है, विकासीय और जाति वृत्तीय संबंधों को क्या है, ध्यान में रख करके जीवों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इसी आधार पर जीवों को अनेक वर्गीकरण के अंदर संवर्ग दिए हैं, संघ दिए, वर्ग दिए हैं, ठीक है, गण दिए हैं, वंश दिया है, कुल दिया है। अर्थात आधुनिक वर्गीकरण पद्धति के अंदर किसी भी जाति के विकास के बारे में, ठीक है, उस जाति का विकास कैसे हुआ, ठीक है, तो उस जाति के विकासीय संबंधों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे जाति वृत्तीय संबंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के कौन से लक्षण हैं, आधारीय लक्षण। पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के आधारीय लक्षण है जिन पर आज हमने आपसे चर्चा की है।
ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो मोनेरा जगत, ठीक है, यानी कि सभी जगतों को हम एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी कि पंच जगत जो है उन पंच जगतों का क्या करेंगे, यहाँ पर हम संक्षिप्त में आपको उनकी विशेषताएं बताएंगे, उनके लक्षणों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।